हेलो फ्रेंड्स। आज से मैं एक नया सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं ऑनलाइन लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। इसका ड्राफ्टिंग से लेके स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट और फाइनली रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो मैं इसको पार्ट में डिवाइड करूँगा। सो आज के पार्ट में हम सिर्फ बेसिक कवर करेंगे, तो इंट्रोडक्शन टाइप होगा ये। तो सबसे पहले तो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट होता क्या है, जिसको कई लोग रेंटल एग्रीमेंट के नाम से भी पहचानते हैं, लेकिन पुणे में, महाराष्ट्र में इसको लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट और इसमें कोई टेनेंसी राइट्स वगैरह क्रिएट नहीं होते हैं। और ये बेसिकली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में ऑथेंटिसिटी में कुछ फ़र्क नहीं रहता है। जो ऑफ़लाइन हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उसकी जितनी ऑथेंटिसिटी है, उतनी ऑथेंटिसिटी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है। सिर्फ प्रोसेस में डिफ़रेंस आता है। एक में हम फिज़िकली जाके रजिस्ट्रेशन ऑफ़िस में फ़ाइलिंग करते हैं और रजिस्टर कराते हैं, और एक सिस्टम में हम ऑनलाइन फ़ाइलिंग करते हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो ये का पूरा प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन है। किसी भी तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस में किसी को कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा, और सारी प्रोसेस, इवन अगर आपका एग्रीमेंट में कुछ गलती है तो क्वेरी भी ऑनलाइन जनरेट होती है। मतलब रजिस्ट्रार वहाँ पे क्वेरी मार्क करते हैं और वो आपको ऑनलाइन दिखता है और आपको उसे ऑनलाइन ही रिजॉल्व भी करना होता है। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और हम आज के सेशन में देखेंगे कि बेसिक लीव एंड लाइसेंस का एग्रीमेंट कैसे होता है, और जब भी आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हो या रेंट पे देते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, या फिर आप जब भी एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करोगे तो क्या क्या चीज़ें आपको डिस्कस करनी चाहिए, इससे ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट प्रोवाइड किया है ऑनलाइन फाइलिंग के लिए। इसमें आप कोई भी कस्टमाइज्ड ड्राफ्ट सबमिट नहीं कर सकते। हालांकि इस एग्रीमेंट में एक मिसलेनियस करके सेक्शन दिया गया है जिसमें आप खुद के टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड कर सकते हो। वो भी आपको 1000 कैरेक्टर्स के अंदर उसको फिट करना पड़ेगा, उतनी ही जगह आपको एडिशनल प्रोवाइड की गई है। तो पहले हम ड्राफ्ट चेक करते हैं। तो ये ड्राफ्ट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। पहले तो ये पर्टिकुलर्स में जो भी आप स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करते हो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आएंगे। अमाउंट, उसका जीआरएन नंबर एक होता है। जब आप स्टैम्प ड्यूटी परचेस करते हो तो एक यूनिक जीआरएन नंबर जनरेट होता है। उसके बाद डेट होगा। इस एग्रीमेंट का टाइटल होता है लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। सबसे पहले यहाँ पे कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, मतलब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कहाँ पे हुआ है और किस डेट पे हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है। उसके बाद ये लाइसेंसर की डिटेल्स यहाँ पे होते हैं। और अब यहाँ पे 1, 2, 3 लाइसेंसर हो सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी जॉइंट ओनरशिप में है तो यहाँ पे 2 हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं। या फिर अगर प्रॉपर्टी किसी कंपनी की है तो कंपनी का नाम आएगा पहले, और उसके बाद थ्रू इट्स एथोराइज्ड सिग्नेटरी करके जो भी एथोराइज सिग्नेटरी है उनका नाम आएगा, और उस तरीके से यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है। और सेम चीज़ अप्लाई है लाइसेंसी को भी। लाइसेंसी मतलब टेनेंट आप बोल सकते हो। वो भी अगर एक से ज़्यादा है तो उनके सारे के नाम यहाँ पे आएंगे। और अगर वो भी कोई कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है, तो उस कंपनी का नाम पहले आएगा और उसके बाद उसके एथोराइज सिग्नेटरी का नाम आएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि ये सेक्शन 24 ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से ये एग्रीमेंट बना हुआ है। यहाँ पे आता है कि किस पर्पज़ के लिए प्रॉपर्टी रेंट पे दी जा रही है, रेजिडेंशियल या कमर्शियल। फिर उसके बाद आएगा कितने मंथ के लिए, स्टार्ट कब होगा, एंड कब होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। पीरियड में फिर से वही रिपीट होगा कि कितने ड्यूरेशन का है। बाकी पीरियड के मामले में एक चीज़ आपको बताता हूँ। देखो, लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि लोग बोलते हैं 11 महीने का ही एग्रीमेंट होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, बट वो ट्रू नहीं है। एग्रीमेंट जब आप
नोटराइज़ करते हो तो फिर वो 11 महीने से ज़्यादा नहीं बनता। लेकिन जब आप इसको रजिस्टर करते हो तो 1 महीने से लेके 60 मंथ तक आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। तो अगर आप समझो 1 साल 2 साल के लिए आपका प्लान है किसी जगह पे रहने का या 3 साल के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उतने ड्यूरेशन का ही आप एग्रीमेंट बनाओ। क्योंकि फिर दोबारा नेक्स्ट ईयर ये प्रोसेस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने कई बार देखा है कि अगर आप 2 साल के लिए भी रह रहे हो तो 22 महीने का एग्रीमेंट करते हैं, 11-11 महीने का। तो वो गलत है, वैसा नहीं करना, गलत नहीं बोल सकते लेकिन करना नहीं चाहिए। देखो, सारी चीज़ें, सैलरी बढ़ती है 12 महीने के बाद, महँगाई का दर भी जब डिक्लेयर करते हो गवर्नमेंट 12 महीने के बाद, हर चीज़ एक 12 महीने के साइकिल में चलती है, फाइनेंशियल चीज़ें। तो ये एग्रीमेंट का रेंट इंक्रीमेंट भी 12 महीने के बाद ही होना चाहिए, ना कि 11 महीने के बाद, ठीक है? तो कभी भी अगर आप 2 साल का करोगे तो 24 महीने का करने का, 22 महीने का मत करो। ओके, सो और स्टार्टिंग डेट कोई भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि मंथ का फर्स्ट तारीख ही मंथ की स्टार्टिंग डेट होनी चाहिए, अब 15 हो सकती है, 16 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है? उसके बाद रेंट एंड डिपॉजिट, तो यहाँ पे चीज़ें आएंगी कि कितना रेंट है और कितना डिपॉजिट है। और अगर आप 3 साल का करते हो समझो, तो फिर यहाँ पे ऐसे आएगा स्टेटमेंट कि पहले 12 महीने के लिए समझो 15,000 रेंट है, फिर उसके बाद के 12 महीने के लिए समझो 16 और उसके 12 महीने के बाद 17। तो आप पहले से ही 3 साल का एग्रीमेंट किया, तो भी वो पहले से ही आप बोल सकते हो कि हर साल कितना इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे और एक मैं बात मैं बताता हूँ। बहुत सारे ओनर को कंसर्न होता है कि भाई अगर 3 साल का एग्रीमेंट किया, तो रेंट इंक्रीमेंट का क्या होगा? और फिर अगर टेनेंट को निकालना है, हमें पोज़ीशन चाहिए, तो फिर क्या होगा? तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 1 महीने का नोटिस पीरियड रहता है। तो टेनेंट या ओनर कोई भी 1 महीने का नोटिस एक दूसरे को देके घर खाली हो सकता है, ठीक है? वहाँ पे कुछ ऐसा लॉक इन पीरियड नहीं है। जब तक आप लॉक इन पीरियड मेंशन नहीं करोगे, जो नीचे आता है नीचे के क्लॉज़ में मैं आपको बताऊँगा, तो कोई ऐसा बाइंडिंग नहीं है कि 2 साल का एग्रीमेंट किया तो 2 साल ही रहने का है। और दूसरी बात, रेंट इंक्रीमेंट ओनर को कंसर्न रहता है, तो भाई पहले से ही डिसाइड कर दो कि कितना रेंट इंक्रीमेंट होना चाहिए। मेरे ख्याल से देखो, लोकेशन के ऊपर डिपेंड है सबसे पहले तो, प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या है, और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है उसी हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10% ऐसा कुछ रूल है कि 10% से ही इंक्रीज होता है, ऐसा नहीं। मेरे ख्याल से 5 से 7% ठीक है रेंट इंक्रीमेंट हर साल, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, तो डिपॉजिट कैसे पे किया है, कैश में पे किया है या फिर ऑनलाइन पे किया है, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आएगी। अब ये और लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो वो आप पढ़ लेना अच्छे से, जो ऊपर है इसमें से कोई एक क्लॉज हमको जो एप्लीकेबल होगा उस हिसाब से हमें चूज़ करने को मिलेगा। ये मैं अगले सेशन में बताऊंगा कि ये चीज़ें हम कहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस एग्रीमेंट के फॉर्मेट में सारे पॉसिबल जो भी क्लॉजेस है वो यहाँ पे गवर्नमेंट ने मेंशन किए हुए हैं। तो मैं बस आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ मैं इसके अंदर, अब पढ़ लेना बाद में। यहाँ पे रिफंडेबल डिपॉजिट है कि नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है, वो सारी चीज़ें चल रही है। यूजुअली डिपॉजिट रिफंडेबल ही होता है। ओके, मेंटेनेंस चार्जेस में आपके पास चॉइस होती है कि ओनर पे करेगा कि टेनेंट पे करेगा। अब यहाँ पे भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है। क्या होता है कि ओनर को लगता है अगर हमने लिख दिया कि टेनेंट पे करेगा तो उनका इनकम टैक्स बचेगा। तो वो क्या करते हैं कि बाबा अगर समझो 20,000 रुपये का रेंट है, उसमें से 2,000 मेंटेनेंस है, तो दिखाएंगे कि 18,000 रुपये रेंट है और 2,000 मेंटेनेंस है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो मेंटेनेंस भी जो अगर टेनेंट ने भी पे किया तो भी इट विल कंसिडर एज ए इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी ओनर। तो वो गलतफहमी में मत रहना उस चीज़ की। कोई भी पे करे वो आपके इनकम के अगेंस्ट ही काउंट होगा। और टेनेंट भी जब टैक्स एग्जम्पशन के लिए जब अप्लाई करते हैं और रेंट का कंपोनेंट दिखाते हैं, तो मेंटेनेंस उससे एक्सक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी आप ऐड कर सकते हो क्योंकि वो रेंट का ही हिस्सा होता है। और इसका मतलब क्या है कि मेंटेनेंस अगर आप अलग से भी दिखा दोगे तो भी उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है गवर्नमेंट की तरफ से। इसका मतलब क्या है कि वो एज ए इनकम कंसिडर होता है। अब यूसेज में लिखा है, ये फिक्स्ड क्लॉज है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे बस आएगा कमर्शियल और रेजिडेंशियल।
और बाकी सारी चीज़ें इसमें है कि कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ नहीं होगा, नेबर्स को न्यूसेंस नहीं होगा, कोई भी किसी तरीके से अल्टरेशन नहीं हो सकता है रिटन कंसेंट के बिना, ये भी फिक्स्ड क्लॉज़ है। नो टेनेंसी भी फिक्स्ड क्लॉज़ है। तो यहाँ पे ये ओनर के लिए ये क्लॉजेस इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर, 7 नंबर और 5 नंबर का भी। तो यहाँ पे भी बोला गया है कि कुछ सबलेट नहीं हो सकता या फिर प्रॉपर्टी पे लोन नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें। इंस्पेक्शन का भी क्या है कि आपको इंस्पेक्शन ओनर को, प्रॉपर्टी ओनर को इंस्पेक्शन का राइट है, लेकिन एक रीज़नेबल इंटरवल्स के बाद वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं और प्रायर नोटिस के साथ। तो देखो, बाय डिफ़ॉल्ट कैंसिलेशन क्लॉज़ यहाँ पे है। अब ये थोड़ा-सा ट्रिकी क्लॉज़ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, या फिर मैं अभी पढ़ लेता हूँ क्योंकि थोड़ा-सा ट्रिकी है। दैट इफ़ द लाइसेंसी कमिट्स डिफ़ॉल्ट इन रेगुलर एंड पंक्चुअल पेमेंट ऑफ मंथली कॉम्पेंसेशन एज हियरिन बिफोर मेंशन्ड और कमिट्स ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द टर्म्स, कवेनेंट्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस एग्रीमेंट, or if any legislation prohibiting the leave and license is imposed, the licensor shall be entitled to revoke and or cancel the license hereby granted by giving notice in writing of 1 month. मतलब कंडीशंस है, किन कंडीशंस में वो लाइसेंसी को प्रॉपर्टी वैकेट करने के लिए नोटिस दे सकते हैं। तो लिमिटेड कंडीशंस है, ऐसा नहीं कि विदाउट एनी रीज़न गए और बोला खाली कर दो, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए अगर आप म्यूचुअली एग्रीड हो तो मिसलेनियस में एक डाल सकते हो क्लॉज कि बाबा बिना किसी रीज़न के भी लाइसेंसर लाइसेंसी को प्रीमाइसेस वैकेट करने के लिए बोल सकते हैं, और वो जो मिसलेनियस में दिया गया है वो 9th नंबर के क्लॉज को सुपरसीड करेगा, ऐसा आप कुछ तो मेंशन कर सकते हो। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट के हिसाब से अगर लाइसेंसी डिफ़ॉल्ट करते रेगुलर पंक्चुअल पेमेंट्स में, या फिर कुछ ब्रीच होता है एग्रीमेंट का, तभी, और एनी लेजिस्लेशन प्रोहिबिटिंग द लीव एंड लाइसेंस, इन 3 ही कंडीशन में लाइसेंसर लाइसेंसी को नोटिस दे सकते हैं। ऑन द ऑपोजिट साइड लाइसेंसी कभी भी 1 महीने का नोटिस देके प्रीमाइसेस खाली कर सकते हैं। पोजीशन में आता है कि बाबा एग्रीमेंट टर्मिनेट होता है या एक्सपायर होता है, तो उसके बाद लाइसेंसी ने जल्द से जल्द विदाउट एनी डिले पोजीशन प्रॉपर्टी का ओनर को देना है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ओनर इज़ एंटाइटल्ड टू आस्क डैमेजेस डबल द रेंट, जितना भी डिले होगा। आपको अगर मंथ के एंड तक खाली करने का नोटिस मिला है और आपने नहीं किया है तो, और अगर आपने अगले महीने के 10 तारीख तक वहाँ पे रहे हो, तो उस 10 दिन का जितना भी रेंट होता है नॉर्मल आप आपके एग्रीमेंट के हिसाब से, उससे डबल आपको रेंट पे करना पड़ेगा ओनर को। उसके बाद आता है कि रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट कौन बेयर करेगा। यूजुअली दोनों मिलके बेयर करते हैं 50-50, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, ये लाइसेंसी भी बेयर कर सकता है या लाइसेंसर भी, है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है। उसके बाद आता है, और इधर ही मिसलेनियस क्लॉज का भी एक सेक्शन आता है, लॉक इन का भी आता है। जब लॉक इन कैसे रहता है, समझो 1 साल का एग्रीमेंट किया है और 6 महीने का लॉक इन किया है, तो 6 महीने के अंदर अगर लाइसेंसी को, टेनेंट को घर खाली करना है, समझो तीसरे महीने में उनको घर खाली करना है, तो उनको बचे हुए 3 महीने का रेंट पे करके ही खाली करना पड़ेगा, तो वो लॉक इन पीरियड होता है। और दूसरा, अगर 3 महीने, समझो 6 महीने का लॉक इन पीरियड है और 3 महीने में ही ओनर ने बोला कि आप घर छोड़ दो, तो भी ओनर को लाइसेंसी को, टेनेंट को इनकन्वीनियंस चार्जेस देने होंगे। मतलब इनकन्वीनियंस चार्जेस आप वो कैलकुलेट हो सकता है, जैसे कि आपका क्या लॉस हुआ है उसकी वजह से, आपको ब्रोकरेज देना पड़ा है, आपका सैलरी का लॉस हुआ है क्योंकि आपको घर ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा, आपका शिफ्टिंग का आपको डबल पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें वो कैलकुलेट हो सकती है। और मिसलेनियस का एक सेक्शन आता है, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन पे बताऊंगा कि उसको कहाँ पे ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं नेक्स्ट सेशन, या फिर जब हम वो टर्म्स एंड कंडीशन के पेज पे जाएंगे। मुझे लगता है तीसरे या चौथे सेशन में हम वहाँ पे पहुँचेंगे। नेक्स्ट सेशन में करूँगा टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, और उसको कैसे प्रॉपर्टी का पेज, मतलब ये शेड्यूल में कितने कितने टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है और उसको हम ऑनलाइन वेबसाइट में जाके कैसे फिलअप करते हैं।
इस पे होगा नेक्स्ट सेशन। उसके बाद का सेशन होगा कि पार्टीज़ कितने टाइप की होती है और उनको कैसे फिलअप किया जाता है। कंपनी हो तो क्या करते हैं, ठीक है, अगर पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हो तो क्या करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं तीसरे सेशन में कवर करूँगा। फोर्थ में कवर करूँगा स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ में स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट कैलकुलेशन और पेमेंट का मैं कवर करूँगा। फिफ्थ में टर्म्स एंड कंडीशंस, ये जो भी मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया है उसका मैं आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। और इसके बाद एक यहाँ पे एक शेड्यूल और भी आता है फिक्सचर एंड फर्नीचर का, वो भी टर्म्स एंड कंडीशन के पेज में है, वहाँ पे फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे और ये जो चीज़ें हैं फ़ोटो थंब वगैरह, ये जब हम बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।